हेलो सोल्जर, स्वागत है आप सभी का आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल A to Z चैनल पर। तो जैसे जानते हैं कि हम लोग बेहतरीन रूप से जो है आज मैं आपको फिजिक्स का फैकल्टी हूँ संतोष कुमार, जो आपको मैं बेहतरीन रूप से एक नए ज़बरदस्त रूप से आप लोगों को मैं फिजिक्स डील करूँगा, जो कि आप लोग का जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है 2 मंथ में या लेटेस्ट NDA, एयरफोर्स, नेवी, ICG हर एग्ज़ाम में जो भी फिजिक्स का जो है सिलेबस उसको हम लोग 2 मंथ में कंप्लीट करेंगे। जो भी इसके इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उससे हम लोग फुल्ली जो है उसको फुल कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें जो भी आपका चैप्टर, जैसे आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 1 डायमेंशन मोशन क्लास 11 का है, तो इससे भी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो जितने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोग डिस्कस करेंगे। 1D मोशन हो गया, फिर उसके बाद 2D मोशन हो गया, फिर लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, जितने सारे आपके 11th-12th में जितने सारे चैप्टर हैं सारे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के साथ और चैप्टर वाइज उसको डिस्कस करेंगे। और कोई चैप्टर को हम लोग 2 या 3 लेक्चर से ज़्यादा उसको डिले नहीं करेंगे, जितना शॉर्ट एंड क्रिस्पी वीडियोज़ रहेगा जो कि मोस्ट रेलिवेंट और कंटेंट वाइज जो है आपका वीडियो रहेगा, क्योंकि यही जो चैनल है जहाँ पे आपको फुल सिलेक्शन की गारंटी है। क्योंकि जो भी आपको चैप्टर यहाँ पे बताया जाएगा फिजिक्स का, तो जो भी आपके बेसिकली फुल एग्ज़ाम के पैटर्न से ही रिलेटेड रहेगा। ठीक है, जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, यहीं से कंटेंट मैच करेंगे। तो नए स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और जितने हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग का न्यू चैप्टर 1 डायमेंशन मोशन। प्रीवियस ईयर अगर देखा जाए एयरफोर्स है, नेवी, NDA, ICG, उसमें 1 डायमेंशन मोशन के अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन। पूरा अगर 1D और 2D मिला दिया जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग 1D मोशन में पहले जो है इसका पहले बेसिक पैरामीटर आपको डिस्कस करेंगे, जैसे मोशन क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, बेसिक पैरामीटर क्या है, आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे आपका डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ग्राफ डिस्कस करूँगा और फिर डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ 1D मोशन, दैट इज आवर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इतने सारे मैं कंटेंट, और इसको लॉन्ग वीडियो में नहीं, क्रैश कोर्स का मतलब होता है शॉर्ट, मतलब 2 से 3 लेक्चर में मैं इसको फिनिश कर दूंगा। ठीक है, बस आपका एक मोटिवेशन और शेयर चाहिए। अब मुझे फुल एक जोश के साथ एक बार कमेंट कर दिया। ठीक है, तो 1 डायमेंशन मोशन मतलब मेरे भाई मोशन तो होगा एक स्ट्रेट लाइन में होगा, एक सेम ओरिजिनेशन में होगा। मतलब यहाँ पे जो मोशन होगा, जो गति होगा वो आपका 2 डायमेंशन में नहीं होगा। मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, 2 एक्सिस होते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा। यहाँ पे कोई आपका 2 एक्सिस या 3 एक्सिस का जिक्र नहीं करेंगे या प्लेन का जिक्र नहीं करेंगे, वो हम लोग 2D में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोशन मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका पोजीशन चेंज करे। मोशन मतलब क्या हुआ, गति। क्योंकि ये जो वर्ड है मोशन हर बच्चे फैमिलियर होंगे कि मोशन क्या होता है। तो मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन चेंज करे। आपने क्लास 9 में मोशन चैप्टर पढ़ा है, यस या नो? यस। और जो भी मैं कंटेंट दूंगा फुल 100% यही से मैच करेंगे। बस आपको मुझे मोटिवेट करते रहना है, कमेंट बिल्कुल करना है, क्योंकि आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। जो भी मैं भी डिफेंस का ही बहुत बड़ा पैसन मेरे अंदर। मैंने भी डिफेंस का बहुत प्रिपरेशन किया। NDA मैंने कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, 2 बार रिटर्न निकाला। फिर ICG मैंने रिटर्न निकाला था 2019 वाला बैच में, वहाँ पे मैं पुशअप में आउट हो गया। तो बहुत मतलब एयरफोर्स में तो 2-3 बार रिटर्न निकाला। शुरू से मेरा डिफेंस में पैसन था, अभी भी डिफेंस में है। इस साल मैं ग्रेजुएशन हुआ है तो अब CDS के प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो जो भी मैं कंटेंट दूंगा, शुरू से मेरा मैथ और फिजिक्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो भी मैं कंटेंट दूंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल क्वेश्चन यही से फंसेंगे। नहीं आएंगे तो आप मुझे बोलना। ठीक है, यही से क्वेश्चन फंसेंगे संतोष सर से, जो कंटेंट देंगे या जो मैं क्वेश्चन करूँगा। बस मुझ पर विश्वास कीजिए और आप पढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था मोशन पे। तो मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज करे। पोजीशन तो आप मेरे भाई समझते होंगे,
आप अभी कहाँ हैं? तो सर मैं घर में हूँ। तो घर आपका क्या हुआ? पोजीशन है। अभी आप स्कूल में, तो स्कूल क्या है? आपका पोजीशन है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज करे विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के बदलते अनुसार, मतलब टाइम के चेंज के अनुसार अगर अपना आप पोजीशन चेंज करें, उसी को बोलते हैं मोशन। बट एक वर्ड मैं ऐड करना चाहता हूँ, विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ेंगे, नो टेंशन। यहाँ का पढ़ाया हुआ यही पर हम लोग याद करेंगे, ठीक है? घर में कोई रिवीजन नहीं, ठीक है? यहाँ का पढ़ाया हुआ ऐसा पढ़ेंगे कि ज़िंदगी भर होल टाइम जॉब लगने के बाद भी हम लोग वॉरियर बनने के बाद भी याद रहे, ठीक है? तो कोई भी वस्तु अगर अपना पोजीशन चेंज करे, मैं रिपीट करते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिए। विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैंने एक वर्ड इंक्लूड किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज करे टाइम के चेंज के अनुसार, बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, ये बहुत बड़ा वर्ड होता है, ठीक है? और मैं हर चीज़ का डेफिनेशन नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि डेफिनेशन आपकी एग्जाम में आएगा नहीं, वही लिखूंगा जो आपकी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि हमें रटना नहीं है, समझना है, फील करना है फिजिक्स को। तो मतलब विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र जिसको बोलते हैं, मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र, ठीक है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जो भी वस्तु का जो मोशन है, जो किसी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मोशन कर रहा है या वो रेस्ट में है, वो हम लोग डिपेंड करेगा उसके रेफरेंस फ्रेम पे, रेफरेंस पॉइंट पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ये आप नहीं समझ रहे होंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। दो एग्जाम्पल से मैं आपको, एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। अब मान लीजिए आप और आपके दोस्त, एक दिन आप राम और आपके दोस्त सोहन, दो जो दोस्त हैं, आप लोग मार्केट जा रहे हैं, ठीक है? वही आप लोग देख रहे हैं, सुबह मॉर्निंग टाइम आप जा रहे हैं, ठीक है? स्वयं वही देख रहे हैं कि आपका जो एक मतलब दोस्त है सोहन जो है, वो कहीं मार्केट मतलब कहीं दूर से आ रहा है, ऑटो रिक्शा से आ रहा है, ठीक है? तो आपने देखा अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब है कि आप रोड पे चल रहे हैं, तो रोड क्या हुआ उस समय आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मतलब जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ पर हैं, जिस सिस्टम से आप अटैच है, वही आपका निर्देश तंत्र है। और वही जो दोस्त आपका जो ऑटो रिक्शा से है, जैसे आप रोड पे चल रहे हैं तो नज़र पर आ रही मेरा दोस्त सोहन जो है वो ऑटो रिक्शा से मतलब कहीं से आ रहा है, ठीक है? तो एक मतलब यहाँ से रेस्ट और मोशन का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई होगा मेरे सोल्जर्स। जैसे आपका दोस्त बोलेगा कि अरे सोहन जो है वो तो मतलब मोशन में है, क्योंकि सोहन किस फ्रेम में है? तो वो ऑटो रिक्शा के फ्रेम में है, तो वो उसका रेफरेंस फ्रेम होगा। तो मतलब आप दोनों दोस्त हैं जो रोड पर चल रहे हैं, आपके रिस्पेक्ट में क्या है? सोहन क्या है? मोशन में है, क्योंकि उसका रेफरेंस मूव कर रहा है कि नहीं? बट अगर सोहन से पूछा जाए जो उस ऑटो रिक्शा में है, क्या वो बोलेगा कि मैं मोशन में हूँ? जी नहीं। हालांकि उसका रेफरेंस पॉइंट मूव कर रहा है, ऑटो रिक्शा में है, जिस रेफरेंस में है वो तो मूव हो रहा है, तब भी वो बोलेगा कि मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है मैं रेस्ट पर हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा एक अपीयर हो रहा है जैसे कि मैं रेस्ट में हूँ, मेरा कोई जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यही बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है रेफरेंस पॉइंट। इसी से एक सिस्टम है बेसिकली, एक रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक सिस्टम है जिसमें हम लोग की एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को अटैच कर लेते हैं। जैसे आप और आपके दोस्त जिस रोड पर हैं, हम लोग एक सिस्टम है, हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को अपने अनुसार लोकेट कर दिया है कि हम दोनों दोस्त जिस रोड पर हैं वहाँ इधर एक्स एक्सिस, उधर वाई, इधर जेड एक्सिस, और जिस रेफरेंस फ्रेम में, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सोहन मूव कर रहा है, तो हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी ऑब्जेक्ट का मोशन और रेस्ट बता सकते हैं। तो जब तक रेफरेंस फ्रेम नहीं समझेंगे तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का एक्टिविटी नहीं बता सकते हैं कि वो रेस्ट में है कि मोशन में। क्योंकि देखा आपने कि आप और आपके दोस्त के अनुसार सोहन मोशन में है, बट सोहन के अनुसार सोहन मोशन में नहीं है, क्योंकि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसके रिस्पेक्ट में वो मूव नहीं कर रहा है।
हालांकि आपको बहुत ऐसा मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल लगा होगा कि आप बस में चल रहे हैं और आपके सामने एक दूसरा बस क्रॉस किया, तो आपका लगता है अरे वो जो बस है जो आपसे क्रॉस हुई आपके बस से, अरे वो देखो वो बस मूव कर रही है। हालांकि आपका ही बस मूव कर रहा है उस समय, जिस इंस्टेंट पे दूसरा बस मूव किया उस इंस्टेंट पे आपका भी बस मूव कर रहा है। बट ऐसा रेफरेंस फ्रेम से हम किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट ऑफ मोशन बता सकते हैं। आप अपने रेफरेंस फ्रेम से बता रहे हैं कि दूसरा वाला बस मोशन है, बट आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको लग रहा है कि मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो मेरा बस है, वो मोशन नहीं कर रहा है। तो मतलब रेफरेंस फ्रेम से, रेफरेंस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट का मोशन और रेस्ट कॉन्सेप्ट अलग अलग हो जाता है उसके सिचुएशन से अनुसार, ठीक है। तो रेफरेंस फ्रेम समझे, निर्देश तंत्र एक सिस्टम है जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को इमेजिन कर लेते हैं और किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट और मोशन को क्लैरिफाई करते हैं। बेसिकली इसका डेफिनेशन नहीं आता है हमारे एग्जाम में, सीबीएसई नहीं है, बट इसको मेरे भाई समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये आपके ये बेस है, ये आगे जाके आपके कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करेगा, क्योंकि हमें कंटेंट पर ज़्यादा फोकस करना है, तभी हमारा क्वेश्चन बहुत बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन जो मैं लाऊंगा देखिएगा मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा, क्वेश्चन यही से फंसेंगे, मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो एक बार लाइक हो जाए और कमेंट हो जाए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमने मेरे भाई क्या क्या डिस्कस किया अभी तक इन 10 मिनट में, कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे टाइम के चेंज के अनुसार और विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र, मतलब मैं अभी जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ, इस रूम में खड़ा हूँ, तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा रूम में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहीं पे मैं अपना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट को अकॉर्डिंग माइंड में उसको लोकेट कर दूंगा और किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन में बताऊंगा कि वो रेस्ट में है या वो मोशन में है। तो वही बोलना चाह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, वो उसके रेफरेंस फ्रेम से डिपेंड करेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वही बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या वो मोशन में, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट किया। ओके, एनी डाउट? नो। तो दो चीज़ समझे हमने, मोशन क्या होता है मेरे भाई और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फिर हमने एक पोजीशन भी समझा, पोजीशन स्थिति, ठीक है ना। पोजीशन, आपका पोजीशन क्या है, अभी आपका क्या पोजीशन है। तो हम लोग अभी डिफेंस एस्पिरेंट है सर, हम लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, हमारा अभी यही पोजीशन है। हालांकि आगे जाके हम लोग सोल्जर्स बनेंगे या ऑफिसर बनेंगे तो उस समय हमारा पोजीशन चेंज हो जाएगा, एक ऑफिसर लाइफ हो जाएगा। तो यही है, पोजीशन चेंज होते रहता है अपने मेहनत के अनुसार। इसीलिए डू हार्ड वर्क एंड अचीव योर ड्रीम। ओके, नेवर लूज योर होप। तो दो चीज़ हम लोगों ने समझा, मोशन क्या होता है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। एनी डाउट? नो सर। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इसके बेसिक पैरामीटर। जो मोशन है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन करेगा तो कुछ इसका पैरामीटर भी तो होगा, मतलब मोशन कर रहा है तो कुछ ना कुछ वो दूरी तय करेगा, कुछ उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ उसका स्पीड होगा, कुछ उसका वेलोसिटी होगा, कुछ उसका एक्सेलरेशन होगा। इतने सारे होंगे कि नहीं? बिल्कुल, उसी को बोलते हैं पैरामीटर। क्लास कैसा, मज़ा आ रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट कीजिए बिल्कुल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। पहला हम लोग पैरामीटर डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है मेरे भाई, ये हर सोल्जर्स फैमिलियर होंगे इस वर्ड से, डिस्टेंस। जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। अभी तक किसी से क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करना है। बट क्वेश्चन हालांकि ना बने रेफरेंस फ्रेम से या मोशन से, डिफिनेशन से, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे के कॉन्सेप्ट के लिए, आगे का जो भी कंटेंट है। तो इसीलिए समझते चलिए बिल्कुल, ठीक है, रिलैक्स वे में। जहाँ मैं बोलूँगा उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में दूरी बोलते हैं। मैं बाइलिंगुअल में पढ़ा रहा हूँ जिससे कोई बच्चा को कन्फ्यूजन ना हो समझने में। ओके, डिस्टेंस मतलब दूरी। हम लोग बात करते हैं, आज हमने 15 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, आज हमने 20 किलोमीटर भाई डिस्टेंस किया, आज तो हमने भाई 5 किलोमीटर का मैराथन रनिंग किया। तो ये क्या है, ये हमारा एक डिस्टेंस है। तो व्हाट इज डिस्टेंस?
डिस्टेंस क्या है? बेसिकली एक एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, मतलब कोई बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल जो बॉडी के जो एक्चुअल पाथ है लेंथ का, मतलब जिस पाथ पर ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है, जिस पाथ पर ऑब्जेक्ट ने मूव किया है, उस पाथ का कुछ एक्चुअल लेंथ होगा और वही उसका डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, जैसे कोई पॉइंट ओ है, ओ से ए तक कोई ऑब्जेक्ट मूव किया किसी पाथ पर, इस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा सपोज 5 किलोमीटर, तो जो 5 किलोमीटर है यही उसका दूरी है, एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है कि वो नॉर्थ में गया कि साउथ में गया, क्योंकि जो आपका डिस्टेंस है मेरे भाई वो मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड मतलब एक यूनिफाइड वैल्यू बताएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू ऐसे, मतलब वो डायरेक्शन नहीं बताता है कि नॉर्थ डायरेक्शन। क्या आपने सुना है 20 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन? हाँ, हालांकि अगर डायरेक्शन आ गया तो वहाँ पे उसको हम लोग अलग चीज़ बोलते हैं, वो वेक्टर में आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। कि आज हमने 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में कवर किया था, जो ईस्ट डायरेक्शन हो गया वो क्या हो गया आपका डायरेक्शन हो गया। और जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों आ जाते हैं तो उसको वेक्टर बोलते हैं। और यहाँ पे मोशन में वैसा पैरामीटर जो मैग्नीट्यूड भी बताए और डायरेक्शन बताए उसको बोलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो क्या मेरे भाई डिस्टेंस समझ में आया कि नहीं? इसका यूनिट क्या होता है? सारे बच्चे बताएं मुझे। ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। ऐसा यूनिट मीटर। डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं भी पढ़ा होगा तो हम क्रैश कोर्स में सब करेंगे। ठीक है, चिंता नहीं करना है, बस सपोर्ट करते रहिए। m0 L1 T0 इसका डायमेंशन है। किसी भी क्वांटिटी जब हम लोग लिख रहे हैं तो उसका यूनिट डायमेंशन मालूम होना बहुत जरूरी, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रिपीटर्स बच्चे भी देख रहे होंगे, जो रिपीटर्स स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे फैशन होंगे, तो मैं हर लेवल का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ कि किसी को भी प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। ठीक है, तो आइए अब अगला जो पैरामीटर डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्कस करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अगला जो हम लोग का पैरामीटर है वो है सेकंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। विस्थापन क्या है? आपका शॉर्टेस्ट दूरी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B। मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ। सपोज ये आपका घर है मेरे भाई, ठीक है, ये आपका घर है, आपको अपने दोस्त के घर जाना है। सपोज कीजिए मोहन के घर आपको जाना है और ये आप है, आपका नाम राम, ठीक है, ये आप है और आपके अपने दोस्त के घर जाना है, उसके कुछ नोट्स लेने या कॉपी लेने, किसी तरह का आपको काम है, तो ठीक है। तो मतलब जिस पाथ पर आप चलिएगा तो उस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा वो तो उसका डिस्टेंस होगा। ओके, बट मैं एक चीज़ आपको बताना जा रहा हूँ डिस्टेंस के बारे में ही, कुछ इन्फॉर्मेशन जिसको ध्यान से सुनिएगा कि मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है आपका और आपके दोस्त के घर का जो दूरी है उसके बहुत सारे रास्ते हैं। एक तो आप सीधा जा सकते हैं, एक ऐसे जा सकते हैं, एक आप ऐसे जा सकते हैं, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं। एक आप लंबा रूट भी होता है, एक होता है भाई शॉर्टकट रास्ता, इधर गली से होते हुए चले जाएंगे, एक ऐसे मुड़ कर चले गए, मतलब एक आपका लंबा हो गया, 2-3 शॉर्टकट रास्ता हो गया। मतलब इस सपोज कीजिए इसके घर के जाने के 4 तरीके का इसका वे है, मतलब 4 तरीके से इसका घर जा सकता है। लंबा, अगर लंबा तरीका से गया तो पहुंचेगा, मान लीजिए लगा देगा आपका 3 किलोमीटर, ठीक है। अगर शॉर्टकट रास्ता से गया तो 2 किलोमीटर, उससे भी शॉर्टकट 1 किलोमीटर।
बताइए कैसे आप जाना पसंद कीजिएगा, जिससे आप खुद समझ आ रहे हैं, जिससे आपका टाइम कम लगे। बट यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब है कि जब कोई भी दो पॉइंट के बीच में कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस का इन्फिनाइट वैल्यू होता है मेरे भाई। देख रहे हैं डिस्टेंस का इन्फिनाइट वैल्यू हो सकता है किसी भी, जैसे जैसे हम लोग अपना पाथ चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे डिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। बट डिस्प्लेसमेंट आपका स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये इसका मेरे भाई एक ही वैल्यू होता है। डिस्प्लेसमेंट हैज ओनली वन सिंगल वैल्यू, ओके, सिंगल वैल्यू होता है। जैसे किसी भी रास्ते से गया बट ये इसका, ये जो आपका घर है इनिशियल पोजीशन और आपका दोस्त का घर फाइनल पोजीशन, दोनों के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दें, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करने के बाद जो डिस्टेंस मिले 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, जो भी डिस्टेंस मिले वही आपका विस्थापन होगा, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब डिस्टेंस के मैनी वैल्यू है, डिस्टेंस हैज मैनी वैल्यूड बट डिस्प्लेसमेंट हैज सिंगल वैल्यूड। देख रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जाने के लिए आप बहुत सारे पाथ को आप चूज कर सकते हो। मतलब यू विल हैव टू गिवन मैनी ऑफ द पाथ फॉर कवर 2 डिस्टेंशन बिटवीन ए एंड बी, बट displacement is the straight line between 2 point A and B। मतलब it is only the straight line which is joining the initial and final position, okay। स्ट्रेट लाइन होता है मेरे भाई 2 पोजीशन के बीच में और वही इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। एक और मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, जितना एग्जांपल दूंगा उतना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई होंगे, ठीक है। आराम से चलना है बट समझते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि इतना स्पीड में पढ़ा दूँ कि आपको समझ ही नहीं पाए। आपको बस फुल मुझे मोटिवेशन देना है, कमेंट करते रहना है कैसा लगा वीडियो। कहीं कमी है तो बताइए कि हाँ सर इसको और अच्छे समझाइए, तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बट आपको सपोर्ट करते रहना है। सोचस तो मैं और वीडियो लाऊंगा कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्या क्या मार्किंग स्कीम है, तो उसके लिए आपको कमेंट बिल्कुल करना पड़ेगा। तो कमेंट कीजिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। सपोज कीजिए आप यहाँ से पॉइंट ए से आप बी तक 3 किलोमीटर गए, ठीक है। या तो सपोज कि दूसरा एग्जांपल लीजिए और आसान में आपको कर देना हूँ। सपोज कीजिए ये ए है, आपको बी जाना है, मतलब ये आपका होम है, होम से आपको स्कूल जाना है, ठीक है। अब भैया आपको होम से स्कूल जाना है, ठीक है। अब उस दिन आपको स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि जो पीटी टीचर ने बोले कि बाबू होमवर्क करके आना, होमवर्क करके नहीं आओगे तो बहुत मार खाओगे। तो आप चाह रहे कि इतना हम लंबा रूट से जाएं कि हम क्लास पहुँचे नहीं, मतलब उनका पीरियड के बाद हम पहुँचे। तो आप क्या कीजिएगा, एक तो सीधा रेखा से एक स्ट्रेट लाइन हो गया मेरे भाई, जो इसका शॉर्टकट रास्ता है, और एक आप क्योंकि आपको बंक करना है क्लास तो आप एक लंबा रूट से जाइएगा बी, फिर एक और लंबा रूट से जा सकते हैं बी से मतलब सी, ठीक है। तो ए से सी आपका शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट भी है, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पोजीशन है। तो दोनों को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे वही ना हमारा डिस्प्लेसमेंट बताएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बट आप देख रहे हैं 2 तरीके से आप जा रहे हैं, आप एक ए से बी भी जा रहे हैं, आप बी से सी भी आप जा सकते हैं, दोनों आप लंबा रूट आप कवर कर रहे हैं। मतलब सपोज कीजिए ए से बी आप जाने में आप 3 किलोमीटर लिए, आप बी से सी जाने में आप 2 किलोमीटर लिए, तो आप बेसिकली ए से सी जाने में टोटल कितना आपने डिस्टेंस कवर किया। तो आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा सर 5 किलोमीटर। 3 किलोमीटर आप इस रास्ते से गए, आप बी से सी गए आप 2 किलोमीटर, ठीक है। यस या नो, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब कोई पूछेगा कि
सर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या मैग्नीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट का क्या वैल्यू होगा। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे कि क्या सर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा आएगा या कम आएगा या इसके इक्वल आएगा, ज़्यादा आएगा तो किस केस में, कम आएगा तो किस केस में, और इक्वल आएगा अदरवाइज तो किस केस में आएगा। इतने सारे आप में डाउट जो है माइंड में आ रहे हैं, बिल्कुल इसको बनने जो है आ रहे हैं उसको रखने दीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर होगा मेरे ही क्लास में, ठीक है। तो देखिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट है मेरे भाई, वो पहला बात वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहता है और आपका डायरेक्शन भी होता है, मतलब मैग्नीट्यूड बताएगा और डायरेक्शन भी बता देगा। ये तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस का काम खत्म, अब डिस्प्लेसमेंट का काम आएगा। डिस्प्लेसमेंट बताएगा, मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा जो हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे वो उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बताएगा कि भैया इतना डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इतना इस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, जो भी सारा जो भी डायरेक्शन है उस सब डायरेक्शन में होगा। तो सपोज कीजिए मान लीजिए ए से सी जो है आपका लगा 3 किलोमीटर, मान लीजिए सपोज कीजिए आपका लगा ए से बी जाने में आपका लगा 4 किलोमीटर, ए से सी, मतलब यही जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब सपोज कीजिए मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ 4 किलोमीटर, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट का जो मेरे भाई जो कैलकुलेशन होता है वो सिंपल अलजेब्रिक मेथड से हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसके लिए वेक्टर एडिशन रूल हम लोग लगाते हैं। आपने बहुत सारे वेक्टर में पढ़ा होगा, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन्स लॉ, हम लोग डिस्कस करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर। तो सपोज कीजिए 4 किलोमीटर आपका डिस्प्लेसमेंट आया है कि नहीं, और देखिए डायरेक्शन मतलब एरो जो होता है वो डायरेक्शन बताता है। सपोज कीजिए ए से सी आपका डिस्प्लेसमेंट है और डायरेक्शन इधर है, तो जो भी इसका डायरेक्शन बन रहा है आपका नॉर्थ ईस्ट है जो भी है, तो 4 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट वही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो रहा है कि नहीं। तो और लीजिए एक और एग्जाम्पल आपके लिए, जब तक समझिएगा नहीं तब तक एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल मिलते रहेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिलेगा। नो यहाँ रटिफिकेशन यहाँ पे नहीं चलेगा, नो। सपोज कि आप 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में गए, फिर 4 किलोमीटर आप ऊपर गए, आपको जाना है ए से सी, ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ए आपका इनिशियल, सी फाइनल पोजीशन। तो ए और सी के बीच में जो हमने लाइन ज्वाइन किया, जो शॉर्टेज डिस्टेंस, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। मैंने अभी आपको बोला कि डिस्प्लेसमेंट के सिर्फ एक वैल्यू होंगे, हालांकि डिस्टेंस के बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। जैसे आप ए से सी इस रास्ता से पहले गए फिर ऐसे गए, मतलब डिस्टेंस कोई पूछेगा इस फिगर में तो 7 किलोमीटर आपका डिस्टेंस होगा, बट वही आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा। तो देखिए ये आपका एक राइट ट्रायंगल है जहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ए सी कैसे निकलेगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25, और 25 का अंडर रूट 5 किलोमीटर। ए सी जो हो गया, मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया वो आपका 5 किलोमीटर आया, और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी आएगा, जो भी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, इस एसी का डिस्प्लेसमेंट। मतलब एसी जो है डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एरो के साथ। तो 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, जो अपने साथ मैग्नीट्यूड भी बता रहा है 5 और डायरेक्शन भी बता रहा है नॉर्थ ईस्ट। ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। डिस्टेंस को हम लोग डी से भी लिखते हैं और कैपिटल एस से, और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से भी लिखते हैं और वेक्टर के अनुसार, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट। तो क्या ये फिगर से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझे कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट कीजिए यस सर समझे कि नहीं। तो हम लोग आगे अब चलें और कुछ कॉन्सेप्ट, अब हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, मतलब कुछ कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। कमेंट कीजिएगा बिल्कुल सोचस कि कैसा लगा सर, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या फॉल्ट है,
बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो वो भी कमेंट कीजिए, जहाँ कमी है कमेंट करते रहिए, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं डेली वीडियो, मेरा वादा है कि 2 मंथ के अंदर पूरा क्रैश कोर्स फिजिक्स कंप्लीट करा दूंगा, और यही से क्वेश्चन बनेंगे। नहीं बनेंगे तो बोलिएगा, मैं जो बोलिए तो आपसे, ठीक है। कुछ कॉम्परेटिव स्टडी देखें, स्टडी में लिख बताऊँगा, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, कॉपी में आप लिख भी सकते हैं, या मैं इसको यहीं पे आपको याद भी करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कॉम्परेटिव स्टडी बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहला मैं लिख रहा हूं जो अभी मैंने बताया कि डिस्टेंस इज स्केलर वाइल। शुरू का लेक्चर इसलिए मैं ज़्यादा बेस बना रहा हूँ 1D मोशन। आज कल जो मैं पढ़ाऊँगा थोड़ा सा स्पीड में हल्का ले जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि आज अगर बेस बन जाएगा बेस, तो आपका जो आगे मैं कॉन्सेप्ट जो लाऊँगा वो आपको जल्दी कैचअप कीजिएगा। वाइल डिस्प्लेसमेंट इज, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सारा कॉन्सेप्ट मैच होगा स्पीड और वेलोसिटी में, ठीक है। तो मैं इसको बढ़िया समझ लीजिए, तो स्पीड वेलोसिटी आप बढ़िया से समझिएगा। वाइल डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे भाई, मेरे सोल्जर्स। इस बार बन के रहना है देश के सेना, ठीक है, और ऑफिसर लेवल, ठीक है। फिर लिखिए फॉर इससे आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। मैं कुछ आपके एग्जाम का PYQ से ही मैं उसको नोट्स में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। जो भी है प्रैक्टिकल मैं लिखवा रहा हूँ, कोई रट वट के आपको बुक से मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। सिंपल जो माइंड में वो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं एग्ज़ाम निकाला हूँ, ठीक है। फॉर पॉइंट्स बिटवीन A एंड B मूविंग बॉडीज डिस्टेंस हैज infinite value while displacement has single value। क्या ये पॉइंट समझे कि नहीं, मैं आपको ही समझाया हूँ। और ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है मेरे भाई, एयरफोर्स नेवी में आया है क्वेश्चन। तो क्या ये पॉइंट आप समझे कि नहीं, मुझे एक बार कमेंट कीजिए। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हुआ कि नहीं? Any doubt? Third point, the magnitude of the ratio of distance by displacement greater than or equal to 1। ये तो डबल ट्रिपल जितना स्टार लगाना है लगा दीजिए, ये PYQ का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये मतलब ये क्वेश्चन आपका NDA में तो बहुत बार आ गया है, डायरेक्ट पूछता है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन में दे देता है ग्रेटर और इक्वल टू 1, लेस और इक्वल टू 1, या ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। तो हमें क्लिक करना रहता है ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो ये ऑप्शन में नहीं समझा रहा हूँ पॉइंट, मैं ये अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 मैं आपको वाइट बोर्ड पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा फील आए, क्योंकि हम लोग लैपटॉप पे या जिस तरह पढ़ाते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता है। जो फ्रंट बातचीत होती है, जो डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है वाइट बोर्ड के सामने, क्योंकि अभी तो प्रोजेक्टर नहीं है, पर आप लोग का सपोर्ट रहा, जल्दी मैं प्रोजेक्टर भी लगा दूंगा और आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी भी मैं आपको पूरा फुल एफर्ट से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि एकदम 100% हम श्योर कंटेंट जो है एग्जाम के रिलेटेड, ऐसा कंटेंट कहीं आपको नहीं मिलेगा पूरा यूट्यूब चैनल पे, सिर्फ A to Z चैनल पर मिलेगा, ठीक है। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस और बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर और इक्वल टू 1। मतलब इस पॉइंट से आप क्या समझें कि डिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब डिस्टेंस का जो वैल्यू होता है मेरे भाई, वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होता है या तो इक्वल होगा, बट लेस कभी भी नहीं होता है। सपोज
जैसा हम लोगों ने एग्जांपल दिया, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम गए तो उसके जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, किसी से 3 किलोमीटर आ रहा है, किसी से 4, किसी से 5, किसी से 7 किलोमीटर, क्योंकि जैसे जैसे हम पाथ को ऑप्ट कर रहे हैं हमारा डिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंटली। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका एक सिंगल वैल्यू दे रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है जो कि हम लोग ए और बी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा वो हमेशा डिस्टेंस से लेस ही आएगा, ये तो पक्का है, आपने एग्जाम्पल से भी देखा। सर इक्वल किस केस में आएगा, इन विच केस द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब किस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वैल्यू इक्वल आएगा। तो मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार बना के लिखिए। इफ़ द ऑब्जेक्ट moves in straight line, if the object move in straight line then distance equal to displacement। इस केस में डिस्टेंस का वैल्यू इक्वल हो सकता है, होगा ही डिस्प्लेसमेंट का। ये जो रिपीटर्स होंगे, ये पॉइंट आप देख सकते होंगे, ये पॉइंट से ये सेकेंड या जो थर्ड पॉइंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिट करते हैं, हिट किए हुए हैं। ये पूछा है कि किस केस में ऑब्जेक्ट, मतलब किस केस में ऑब्जेक्ट मूव करे कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इक्वल आए। तो जब स्ट्रेट लाइन में मूव करे, जब सीधा रेखा में मूव करेगा तभी ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का इक्वल आएगा। जैसे ए से बी जाना है तो हम लोग सीधा स्ट्रेट लाइन से जाएंगे तभी ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इक्वल आएगा। ए से बी इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा, वही हमारा डिस्टेंस भी होगा, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस कवर किया है, जिस पाथ पर हमने एक्चुअल लेंथ कवर किया है वो भी हमारा स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं। पॉइंट नंबर 3 मुझे एक बार बताइए। तो हम लोग पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। ये जितने सारे पॉइंट है आपके एग्जाम्स के ही PYQs का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कहीं आपको ऐसा पॉइंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब आइए देखेंगे पॉइंट नंबर 4। अब देखें क्या हम लोग पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है आपका, डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम while डिस्प्लेसमेंट में और मे नॉट। बोल रहा है कि टाइम बढ़ने के अनुसार, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपका डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा। ये नहीं कि 1 सेकेंड में हमने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो अगले 1 सेकेंड में हम 1 ही मीटर पे रहेंगे, वैसा नहीं है। टाइम बढ़ेगा तो आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कीजिएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप रेस्ट में हैं, अगर 1 सेकेंड में अगर आपने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया और अगले सेकेंड में आपने अपना पोजीशन ही नहीं चेंज किया, वो अलग केस है। बट यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं मूविंग बॉडीज़ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे टाइम बढ़ने के अनुसार आपका पोजीशन भी तो चेंज होगा। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम वाइल डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट। मतलब इसका कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट आपका टाइम के साथ बढ़ेगा भी और घट भी सकता है। कब केस में घटेगा ये हमें सर बताइए प्लीज़, किस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो घटेगा। बिल्कुल मैं बताऊंगा। अगर आप ए से बी, पॉइंट ए से बी तक आपने सीधा रेखा से स्ट्रेट लाइन से आपने डिस्टेंस कवर किया
तो वही आपका डिस्टेंस भी हो गया, वही आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, क्योंकि ए और बी अगर दोनों इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन किए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वैल्यू इक्वल आया, सपोज 4 किलोमीटर, और डिस्टेंस भी आपका 4 ही आएगा क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन पाथ को ऑप्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के, नो एनी प्रॉब्लम। बट कैसे सर डिस्प्लेसमेंट आपका टाइम के साथ घटेगा, प्लीज़ ये हमें बताइए। सपोज ये आपका ए पॉइंट है और वो आपका बी है, हमने ए तक बी तक गया, 4 किलोमीटर अपना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। सपोज कीजिए ए जो है वो आपका होम है और बी आपका स्कूल है, बट स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल से घर की ओर लौटते भी तो हैं, डैट मीन्स बी तक गए। अब जैसे आप ए की ओर आ रहे हैं, जैसे आप ए की ओर आ रहे हैं मतलब आप मूव बैक हो रहे हैं, डैट मीन्स यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर ओरिजिनल पोजीशन। क्या मैंने बोला कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन, देन इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजेज विथ टाइम। जब आप अपने इनिशियल पोजीशन की ओर मूव करोगे ना तो आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आपका कम होगा। ये आपका 4 किलोमीटर है ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्ट डिस्टेंस, बट जैसे ही आप बी से ए की ओर आओगे, सपोज कीजिए आप यहाँ पर आ गए, सपोज कीजिए पॉइंट सी यहाँ पर आके आप थक गए, सो एक थोड़ा देर बाद मैं फिर मूव करूँगा। तो सपोज कीजिए आप सी तक आए तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस आपने कवर किया होगा या डिस्प्लेसमेंट। तो आप कोई पूछेगा कि कितना टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बचा हुआ है। सपोज कीजिए यहाँ तक आपने 1 किलोमीटर कवर किया तो 3 किलोमीटर बचा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे आप अपने इनिशियल पोजीशन की ओर मूव कर रहे हैं आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू घट रहा है। यहाँ पे हम डिस्टेंस नहीं बोलेंगे जी, नहीं ना, हम लोग जैसे जैसे इनिशियल पोजीशन की ओर मूव कर रहे हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू घट रहा है, डिस्टेंस नहीं घट रहा है। हालांकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ ही बता रहे हैं, बट डिस्टेंस हमारा हमेशा टाइम की ओर बढ़ता है क्योंकि डिस्टेंस हमारा स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डायरेक्शन के साथ इंक्लूड है, इसीलिए यहाँ पे डिक्रीमेंट मैंने वर्ड यूज किया है। ये पॉइंट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं, एक बार मुझे बताइए, यस या नो, यस या नो, एक बार मुझे कमेंट कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए डिस्प्लेसमेंट का भी मुझे यूनिट बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या है मेरे भाई सोल्जर्स, मीटर ही है, और डायमेंशन इसके क्या है, एल ही है, ठीक है। तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, मोशन समझ में आया, रेफरेंस फ्रेम समझ में आया, पोजीशन समझ में आया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कॉम्परेटिव स्टडी समझे कि नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका पोजीशन वेक्टर। क्यों सर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को हम लोग समझेंगे तभी जाकर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका एक पोजीशन वेक्टर है। जी हाँ, इससे आपका क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, पोजीशन कैलकुलेट करना। हालांकि आप मैथ में पढ़ते हैं वेक्टर इन 2D, मोशन इन 3D स्पेस, ऐसा पढ़ते हैं, वेक्टर 2D पढ़ते हैं, 3D ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारा पोलर फॉर्म पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट फॉर्म पढ़ते हैं, तो उस समय इक्वेशन आप यूज करते होंगे, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन फॉर्म या कोसाइन फॉर्म, ऐसे कुछ होते हैं। तो हम लोग पोजीशन वेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो पोजीशन मतलब तो जानते हैं स्थिति, और वेक्टर मतलब डायरेक्शन, मतलब वैसा वेक्टर जो पोजीशन बताए, वैसा वेक्टर क्या करे जो कि पोजीशन बताए, आपका स्थिति। अभी आप कहाँ पर हो, सर अभी हम घर पर हैं, अभी आप कहाँ हैं, स्टूडियो पर हैं, अभी कहाँ हैं, स्कूल में, कहाँ हो अभी आप, ऑफिस में, कहाँ हो, कॉलेज में, तो आपका पोजीशन है।
अब वेक्टर मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी इसके साथ इंक्लूड होगा। हाँ, मैं इस मोड़ पर हूँ, किस मोड़ पे हूँ, तो इस एक यहाँ पे इस गली में जगदीव नगर में एक चौराहा है, उस चौराहा के सामने एक गली है, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो वहाँ पे आपने एक अपना दिया लोकेशन, किसी के माध्यम से दिया कि मैं इस चौराहा के पास खड़ा हूँ, तो किसी को खोजने में आपका पोजीशन या लोकेशन उसको हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, क्योंकि आपने अपना जो पोजीशन है वो आसानी से लोकेट कर दिया रेफरेंस फ्रेम से, तो उस दोस्त को जो भी दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो आपको आसानी से खोज लेगा। तो पोजीशन वेक्टर मतलब वैसा वो वेक्टर नाम से क्लियर है जो किसी का पोजीशन बताए विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। जी हाँ, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ही बताए। तो पोजीशन वेक्टर बेसिकली यहाँ पे हम लोग टू डायमेंशन पहले देखेंगे। ठीक है, 2 डायमेंशन में, क्योंकि 3 डायमेंशन में भी कोई दिक्कत नहीं, बट हमें पहले 2D पर देखेंगे। 2 डायमेंशन मतलब जहाँ पे 2 एक्सिस हो, आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बोलिएगा कि सर आपने 1D मोशन में पोजीशन वेक्टर नहीं बताया। तो मेरे भाई 1D मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका एक पोजीशन वेक्टर है। कैसे है डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर, वो तो हम आगे देखेंगे, बट उसके पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया वहाँ पे भी जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आया था, तो अपने साथ मेरे भाई डायरेक्शन बता रहा था कि नहीं, तो हुआ कि नहीं डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर है। तो 1D मोशन को तो हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। अब कुछ हम लोग स्पेस की बात करेंगे, कुछ 2D प्लेन की बात करेंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुछ फॉर्मूला को डिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो एक एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, इसको ऑरिजिन बोलते हैं। इतना तो आप लोग बेसिक जानते होंगे, मैथ के स्टूडेंट है, टेक्निकल। ठीक है, सपोज कि इस पार्टिकल का ए है, इस पार्टिकल का पोजीशन है, एक्स एक्सिस में x1 यूनिट कवर किया, x1 यूनिट का मैग्नीट्यूड, और वाई एक्सिस में y1 यूनिट का मैग्नीट्यूड कवर किया। ये इसका पोजीशन है, यहाँ पर है। ठीक है, इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में विथ रिस्पेक्ट टू ए। बोलेगा कि बताइए ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ ए का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन क्या होगा। जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये i कैप और j कैप क्या है सर, तो बोलिएगा कि i कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, इकाई वेक्टर है, जो कि बता रहा है कि कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है जो x डायरेक्शन में x1 यूनिट का मैग्नीट्यूड कवर किया है इन x डायरेक्शन। मतलब आपने x एक्सिस में जो x1 यूनिट का जो आपका मैग्नीट्यूड है, तो आई कैप जो है इसके साथ पहचान बता रहा है कि ये भैया x1 जो है x एक्सिस में ही चला है। ये जे कैप है, बता रहा है कि y1 जो है y एक्सिस में ही चला है कि नहीं। उसका बेसिकली प्रमाण दे रहा है। कैसा आपका प्रमाण, आपका आधार कार्ड है, वैलिडिटी प्रूफ है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा आधार नंबर है, ये मेरा टेलीफोन नंबर है, तो आपकी पहचान तो बता रहा है कि नहीं मेरे भाई। वैसी तरह अगर इसका पोजीशन वेक्टर है, तो ये बेसिकली वेक्टर है, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड में लिखते हैं मेरे भाई, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आप जानते होंगे, मैथ का स्टूडेंट है। इसका फॉर्मूला ये होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम लोग डायरेक्शन को नहीं करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ये तो बता ही रहा है आई कैप और जे कैप। अगर हम लोग 3D में बात करते हैं तो बस एक और एक्सिस ऐड कर देते हैं, डेट इज आवर के जेड एक्सिस। और वहाँ पर हम लोग जेड एक्सिस में सपोज कीजिए कोई Z1 यूनिट मूव करता, तो उसका कौन प्रमाण देता, के कैप। के कैप क्या बताता कि ये जो बंदा है वो Z1 यूनिट कवर किया इन जेड एक्सिस में, तो वहाँ पे बस के कैप आ जाता है, Z1 के कैप, और यहाँ पर Z1 का स्क्वायर हो जाता है। ये मैग्नीट्यूड का यूनिट हो गया, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से।
किसी तरह का डाउट है तो मुझे बताइए। पोजीशन वेक्टर को समझने में किसी तरह का डाउट है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को समझिएगा तभी आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट ए से अगर बी तक जाए तो कैसे ए और बी के बीच में हम लोग पोजीशन को रिलेट करें और कैसे ए और बी के बीच में हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें। तो पोजीशन वेक्टर को पहले आप समझे कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट कीजिए, तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास से देखेंगे कैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही बस रखेंगे। क्लास को रिवाइज करके आइएगा मेरे स्टूडेंट्स। कमेंट करना ना भूलें, बिल्कुल नहीं कमेंट करना ना भूलें। आपके चलते मैं इतना एनर्जी में पढ़ा रहा हूँ, फुल एफर्ट दे रहा हूँ, तो आपका काम है कि लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट बिल्कुल करें। ये जो है सब आपके लिए रामबाण है, इसी से क्वेश्चन फंसेंगे, इसी कंटेंट इसी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, हाँ, हालांकि मेरे पास रिसोर्स कम है बट मेरे पास कंटेंट है, मेरे पास स्किल है, जिसका आप प्लीज़ रिस्पेक्ट दीजिए और कमेंट दीजिए। किसी तरह का कमी है, किसी तरह का डाउट है तो नेक्स्ट डे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो बिल्कुल कमेंट करना ना भूले मेरे भाई सोल्जर, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले तो और वीडियो मैं लाऊंगा। और ये आपका क्लास डेली बेसिस पर चलेगा, बट कमेंट करते रहिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।